Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravindra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSM Daspiji College. As I have already discussed with you the various chapters, various topics of business statistics. Now, today we will discuss about some of the important topic of management. Okay, ये जो टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, आज हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, वेदर फॉर बीबीए और एमबीए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको. ठीक, देखिए ये टॉपिक जो है ज़्यादातर जो है आपके यहाँ जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो POM करके होगा, दैट इज़ प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट. या बीबीए के अंदर यही सब्जेक्ट जो आपका होगा, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट. बट इस यूनिट के अंदर जो भी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो सारे के सारे टॉपिक जो है एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीकॉम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका बेस थोड़ा सा क्लियर हो जाए इस सब्जेक्ट को लेके. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिएगा, देखिए व्हाट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टू पुट द राइट थिंग एट राइट प्लेस. और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करूं तो टू असाइन द राइट जॉब टू राइट एम्प्लॉयज. देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग and maintaining an environment where individuals work together to accomplish aims effectively and efficiently. aims जो है यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव भी बोल देते हैं इसको, एम्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं गोल्स. ठीक है, देखिए ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ऑब्जेक्टिव्स और सारे के सारे एम्प्लॉयज क्या कर रहे होते हैं, उसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं. अगर मैं आपसे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बोलूं, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन विच एवरी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, या कॉमन ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं इसको. ठीक है, तो मैनेजमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. या अगर मैनेजमेंट को मैं अगर और थोड़ा सा डीप में डिफाइन करना चाहूँ तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं. मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड क्रिएटिंग द राइट एनवायरनमेंट सो दैट पीपल कैन वर्क वेल टुगेदर, अचीव गोल्स इन द बेस्ट पॉसिबल वेज. ध्यान दीजिएगा, इन द बेस्ट पॉसिबल वेज. दो चीज़ें हैं इसमें, एक जो है वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट, इफेक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट. देखिए एक चीज़ और आती है, हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी पढ़ते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैं फिर से इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, आप शायद समझ में आ रहा होगा आपकी. यानी जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड क्रिएटिंग द राइट एनवायरनमेंट सो दैट पीपल कैन अचीव, या पीपल कैन अचीव देयर गोल्स इन अ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर. आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. आप अपना पेन साथ में लेके बैठे, जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ आपको लगता है कि वो नोट करनी चाहिए, तो यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपीज एज वेल, नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, एक्सप्लेनेशन जो भी मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल, हम बात करते हैं एग्जाम्पल की. इफ़ यू रन अ स्कूल, Management is all about arranging teachers, classrooms, schedules, and rules so that students can learn well and time resources
ठीक है, टाइम रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड, वो क्या हो, वेस्ट ना हो। ठीक, दूसरी चीज में हम बात करें, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफेक्टिवली का मतलब क्या है, मीन्स डूइंग दी राइट थिंग्स, ठीक है, एंड इफिशियंटली मीन्स डूइंग देम विद मिनिमम वेस्ट और कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, इस डेफिनेशन के अंदर से जो हमको चीजें मिली, अब आप ये पॉइंट्स पे जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट वन टाइम थिंग, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट में क्या चलता है, कंटिन्यू चलता रहता है, यानी प्लान, देखिए प्लान, एक्ट, चेक, और एक होगा आपका इम्प्रूव। यानी आपने प्लान किया पहले, फिर एक्ट किया उसके अकॉर्डिंग, फिर चेक किया वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट, और इफेक्टिव नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, वर्क इन और फील्ड्स, यानी मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट कहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है, सभी जगह पर, लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, आप कुछ भी ले लीजिए, सभी जगह पे आपका अप्लाई होगा ही होगा मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड देखिए, एप्लीकेबल टू ऑल मैनेजरियल रोल्स। अब मैनेजरियल रोल्स क्या होते हैं, देखिए जो एक हायरार्की होती है, हायरार्की, हायरार्की जिसको हम लोग कह देते हैं कई बार चेन ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी से मीन्स क्या, हम बात करें जो पोजीशंस होती हैं, क्या होती हैं, पोजीशंस। ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। पोजीशंस, अब पोजीशंस क्या होती हैं, हायरार्की में, चेन ऑफ अथॉरिटी में 3 टाइप के मैनेजमेंट के लेवल होते हैं आपके। जैसे हम बात करें, पहला होता है टॉप लेवल, फर्स्ट वन इज टॉप, उसके बाद आता है आपका मिडिल, फिर आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या, सीईओ वगैरह ये सब चीजें होती हैं आपकी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स जो कि किसके अंडर में वर्क करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है, ये टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और लोअर मैनेजमेंट क्या करता है इनको, लोअर मैनेजमेंट क्या है, सुपरवाइजर्स, ये सब लोग आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स हो गए आपके, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नीचे काम करते हैं। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पोजीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अकॉर्डिंग। तो आई होप हायरार्की आपको समझ में आया होगा, यानी एप्लीकेबल इन ऑल मैनेजरियल लेवल्स, यानी टॉप टू बॉटम, यानी फ्रॉम टॉप बॉस टू टीम लीडर, सभी जगह पे मैनेजमेंट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। फोर्थ पॉइंट देखिएगा ध्यान से, कॉमन एम क्रिएटिंग प्रॉफिट्स और गोल्स। कॉमन एम, या हम गोल्स भी बोल सकते हैं। गोल्स क्या होंगे, कॉमन, जो मैं अभी आपको बताया था, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स गोल्स एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वर्किंग टू अचीव दैट कॉमन गोल। सभी काम क्या कर रहे होते हैं, उसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एंड आई एम वर्किंग इन दैट इंस्टीट्यूट, और उसमें जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे उन सबका काम क्या होगा, बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन और विजन होता है, और ऑब्जेक्टिव भी हम कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो होंगे, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम, हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है टू एजुकेट द यूथ, तो हम सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। मे बी हो सकता है सबकी वर्किंग, यानी जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, या कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एप्लीकेबल होता है, यानी डिवीजन ऑफ वर्क। यानी डिवीजन क्या किया जाता है, वर्क का लोगों में डिवीजन कर दिया जाता है, यानी डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड देयर स्किल्स। ठीक है, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, गोल्स, गोल्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, और क्रिएटिंग प्रॉफिट भी होगा, और कॉमन एम या गोल आप कुछ भी कह लें, या इसको आप ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, एम को क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। ओके, लास्ट देखिए, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, डूइंग द राइट थिंग इन राइट वे, डूइंग द राइट थिंग इन राइट वे। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं।
अ क्रिकेट कोच, मान लीजिए ही इज क्रिकेट कोच एक्ट्स एज अ मैनेजर, अप्लाइज द सेम स्टेप टू जूनियर्स एंड नेशनल टीम्स, प्लान, प्रैक्टिस, गाइड प्लेयर्स, चेक परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के बाद क्या करता है, ही ट्राइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं डेफिनेशंस मैनेजमेंट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो देखिए, पहला देखिए प्रोडक्शन ओरिएंटेड। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड। देखिएगा, अब प्रोडक्शन ओरिएंटेड में क्या आएगा, फोकस ऑन आउटपुट एंड कॉस्ट, यानी डू द जॉब चीपेस्ट एंड बेस्ट वे। देखिए, सारे बिजनेसेस का फंडा होता है चीप से चीप चीज लगाना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यानी हम इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं, डू द जॉब चीपेस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल वे। ओके फाइन, नेक्स्ट बढ़ते हैं डिसीजन ओरिएंटेड। अब डिसीजन ओरिएंटेड यानी फोकस ऑन मेकिंग द राइट चॉइस, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड पॉइंट को फोकस ऑन मेकिंग द राइट चॉइस। ठीक है, यानी डिसीजन, डिसीजन आप जो भी लेंगे आप कोशिश करेंगे कि उस डिसीजन का जो आपको रिजल्ट मिले, यानी आप पूरी प्लानिंग के बाद ही लेंगे, यानी फोकस मेकिंग दी राइट चॉइस। आगे भाई देखिए, बहुत ज़्यादा टफ और मैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं पीपल ओरिएंटेड। अब पीपल ओरिएंटेड कैसे है मैनेजमेंट, फोकस ऑन वर्किंग विद पीपल टू अचीव रिजल्ट्स। मतलब आपको जब भी काम करना है किसके साथ में करना है, लोगों के साथ करना है, टीम के साथ में काम करना है, यानी फोकस ऑन वर्किंग विद पीपल टू अचीव रिजल्ट्स या अचीव गोल्स इन अ बेस्ट पॉसिबल बेस्ट 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 पॉसिबल वे, या कह सकते हैं इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फंक्शन ओरिएंटेड। फंक्शन ओरिएंटेड में क्या हो गया, फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज लाइक। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये डायरेक्टिंग, ये सब क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन है। मैं कुछ आपके सामने लिख देता हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पेन से थोड़ा सा इस पे स्लाइड पे हैंड राइटिंग थोड़ा सा वैसा आता है, लेकिन आप साथ में समझते चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एक आपका कंट्रोलिंग, और एक और हम कह सकते हैं वो मैं इधर लिख देता हूं, डायरेक्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। देखिए, थिंक ऑफ अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए। अब मैं बात करता हूं प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कुक फूड चीपली एंड वेल। फूड कैसा हो, फूड आप कम से कम पैसे में जितना बना सके और लेकिन अच्छा बना सके, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। वही मैंने जो आपको बताया, कैसा, फोकस ऑन आउटपुट एंड कॉस्ट। अगला देखिए डिसीजन ओरिएंटेड। अब देखिए, और किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर मैंने आपको बोला कि आप थिंक कीजिए एक रेस्टोरेंट के अंदर अब क्या क्या चीजें होंगी, यानी चॉइस ऑफ मेनू, मेन्यू मेन्यू आप लोग देखेंगे। उसके अलावा फिर आप देखेंगे प्राइसेस, यानी जो भी आप सर्व कर रहे हैं, जो भी आइटम्स आप सर्व कर रहे हैं उनके प्राइस क्या होंगे, और प्राइस कैसे होने चाहिए, प्राइस होने चाहिए जो कि कंज्यूमर बियर कर सके, और कैसे होने चाहिए, रीजनेबल। ओके फाइन। अच्छा, पीपल ओरिएंटेड कैसे हो गया, आपकी जो टीम है रेस्टोरेंट के अंदर, कौन कौन सी टीम है जिनसे आप काम ले रहे हैं, जैसे आपके अंदर शेफ्स हो गए, आपके वेटर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, उन सबको मोटिवेट करना। ठीक है, तो ये पीपल ओरिएंटेड, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है। अगला देखते हैं फंक्शन ओरिएंटेड। मैं फिर से फंक्शन ओरिएंटेड वही रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूँ, कैसे,
आपको फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अरेंजमेंट ऑफ किचन, ग्रॉसरीज, बाई ग्रॉसरीज, ठीक है, प्लान मेन्यू, ये कौन करेगा, ये भी एक तरह से आप क्या करेंगे, ये अलग अलग लोगों को काम दिया जाएगा, अलग अलग लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या होगा, फंक्शन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे के सारे फंक्शंस हम ऐसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं आपके लिए। अब प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन और डीप में हम आते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको अभी बताया, फीचर्स क्या क्या होते हैं, एम्स या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, गोल कह सकते हैं, और क्या चाहिए आपको, रिजल्ट और इफिशियंसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, डिसीजन ओरिएंटेड मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर द एक्सप्रेस्ड पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। अटेनिंग का मतलब है यहां से अचीव करना। अटेनिंग का मतलब क्या होगा, अचीव। आपने अगर नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूं, अचीव। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, ACHIEV, अचीव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इंप्लाइज, प्री डिटरमाइंड यानी पहले से सोचे हुए, प्री डिटरमाइंड यानी पहले से जो आपने डिटरमाइंड किए हुए गोल। इट इंप्लाइज मेन एक्टिविटी ऑफ मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड गोल्स, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। शॉर्ट कमिंग्स आप देख लेंगे, द प्रोसेस और एक्टिविटीज वेयर डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व इज नॉट प्रोवाइडेड। जहां पर ये शॉर्ट कमिंग यानी इसकी कुछ वो भी होते हैं कि कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो भी मैंने नीचे दे दिया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपके सिलेबस में, बस आपको इतनी चीजों पर मेन आपको फोकस करना भी फिलहाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। People oriented definition, management is accomplishment of results through the efforts of other people। जो मैंने आपको बताया, टीम वर्क यानी सबको साथ लेके क्या करना है, आपको और लोगों से काम लेना है। दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, देखिए फॉर्मल में क्या होगा, फॉर्मल बेसिकली हम कहेंगे एक बेसिकली पूरा एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा, चेन ऑफ अथॉरिटी का, वर्किंग का, हर चीज का। ठीक है, तो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप यानी ईच एंड एवरी पर्सन नोज देयर पोजीशन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, यानी पोजीशंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड, तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी, कूंट्ज ने। फीचर्स क्या होंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ऑब्जेक्टिव, जिनको अचीव करने के लिए या जिनको पूरा करने के लिए सभी लोग क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल यानी लोगों के साथ में काम करना और लोगों से काम लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शन ओरिएंटेड, अब बात करते हैं फंक्शन ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच क्रिएट मैनेजर क्रिएट, डायरेक्ट, जो मैंने डायरेक्टिंग आपको बताया था, मेंटेन एंड ऑपरेट पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से जोर दे रहा हूं, सिस्टमैटिक, कोऑर्डिनेटेड, कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स। कोऑपरेटिव यानी सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, किसके लिए, एक ही ऑब्जेक्टिव को गेट करने के लिए। मे भी हो सकता है उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हो, बट उनका एम क्या है, गोल क्या है, एम कह लीजिए, गोल कह लीजिए, वो क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन। ठीक है, चलिए ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज, ये भी मैंने आपको बता दिया। रिलेशन अमंग रिसोर्सेज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज क्या क्या हो गए, मैन, मनी, मटेरियल, सब चीजें। ठीक है, वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल, लोगों के साथ और लोगों से काम लेना, और लास्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर भी डिस्कस किया था, आपसे आ सकता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, या ऐसे भी आ सकता है, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली साइंस बट
इट इज़ एन आर्ट ऑल्सो या एज वेल एज आर्ट, जैसे भी आपको एग्जाम में देगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ आपको। देखिए आर्ट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वी कैन आइडेंटिफाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कॉमन कॉमन इन मैनेजमेंट एंड आर्ट, दोनों में होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की दोनों। अब कैसे, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा पहली चीज, आर्ट के अंदर क्या चाहिए होते हैं आपको, स्किल्स चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल नो हाउ, टेक्निकल स्किल्स। आप कह सकते हैं कि आर्ट के अंदर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनल टच, पर्सनल टच। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने आपसे कहा कि प्लीज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हाउस, तो क्या सभी लोग जैसे ड्रॉ कर देंगे? नहीं, सभी की क्रिएटिविटी अलग अलग होगी, सभी कोशिश करेंगे कि उसको कैसे अलग बनाए, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स, क्रिएटिविटी यूज करेंगे अपनी, ठीक है। और क्या होगा, कुछ ना कुछ आप एक स्पेशल चीज उसमें ऐड करेंगे कि जिससे कि आपका क्या दिखे, इफेक्टिव दिखे वो जो पिक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल नो हाउ कैसे करना है, टेक्निकल स्किल्स चाहिए होते हैं इसके लिए, कॉन्क्रीट रिजल्ट, और क्रिएटिविटी भी यूज होती है, और पर्सनलाइज्ड रिजल्ट, पर्सनलाइज नेचर, या क्या करते हैं हम सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे पिक्चर को, अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। अगर मैनेजमेंट की बात करूं, सबका काम करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन एंड रिजल्ट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रिजल्ट्स, रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स किसके लिए, कि हम उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम में कर रहे हैं, कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है, कि इफेक्टिवनेस क्या है, ये सब चीजें हम इसके अंदर क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और लास्ट में हम क्या लेंगे, रिजल्ट। तो मैनेजमेंट हैज सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आर्ट, सो दैट्स व्हाई वी कैन से मैनेजमेंट इज आर्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट साइंस कैसे है। साइंस देखिए, साइंस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स, साइंस किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसमें भी हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट हैड सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइंस, सो वी कैन से मैनेजमेंट इज साइंस, ठीक है। अब देखिए एम्पेरिकली ड्राइव्ड, मैनेजमेंट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह है वो सब क्या होंगे, प्रूव्ड होंगे पूरी तरह से, जिन पे आपने एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट वगैरह, ठीक है। तो देखेंगे उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट के बाद में ड्रॉ किया गया, जो भी कंक्लूजन निकाला गया। तो साइंस के अंदर क्या होता है, साइंस के अंदर भी क्या होता है, यही चीज़ तो होती है, यानी एम्पेरिकली ड्राइव्ड, क्रिटिकली टेस्टेड। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है कि आपको और अच्छे से समझ में आए। एक्सपेरिमेंट, क्रिटिकली टेस्टेड, जैसे कहते हैं ना कि हमने कोई चीज़ अगर हमको अप्लाई करनी है, तो अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि वो कैसी है, बेटर रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में के अंदर जो भी चीज़ें हम थिंक कर रहे हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं उस सबको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं पहले, ठीक है। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं आप सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट की, समझिएगा, अगर एक कंपनी किसी एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है तो पहले कंपनी क्या करती है, एक छोटे एरिया को पकड़ती है जहां पर लॉन्च करती है, किसके लिए, कि वो टेस्ट कर पाए कि इसके सक्सेस चांसेस क्या है। जब वहां चलता है उसके बाद कंपनी क्या करती है, उसको बड़े लेवल पे लॉन्च करने का सोचती है, ठीक है। क्योंकि उससे पहले क्या होगा, उनकी रिसोर्सेज सारे खर्च होंगे, ज्यादा खर्च होंगे अगर बड़े लेवल पे करेंगे, और ये भी नहीं पता कि रिजल्ट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उससे पहले क्या करते हैं, वो टेस्ट करने के लिए ऐसा कहते हैं, टेस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। चलिए जनरल प्रिंसिपल्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो हैव सम प्रिंसिपल्स। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, इसकी जगह पे है PRINCIPLE, प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होंगे, प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइंस के अंदर होते हैं प्रिंसिपल्स। कॉज एंड इफेक्ट, साइंस क्या करता है,
कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को क्या करता है, स्टडी करता है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी कॉज एंड इफेक्ट, यानी अगर इफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन क्या होगा कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है कि उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉब्लम से बाहर आए और क्या कर सकें, वो लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाए, प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर पाए। तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जैसे साइंस के जो रूल्स वगैरह होते हैं, रूल्स कह लीजिए, प्रिंसिपल्स कह लीजिए, थ्योरीज कह लीजिए, वो कैसी होती हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एग्जांपल दिया था न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का लॉ अगर यहाँ पर है तो वो यूनिवर्सली सभी जगह पर ऐसे ही एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के जो रूल्स वगैरह हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं या जो थियरीज हैं वो क्या यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट। 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान से सुनिएगा। 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए 5 एम्स, मनी पहला होगा, मनी, दूसरा मैन पावर, तीसरा मटेरियल, फोर्थ इज मशीनरी एंड लास्ट इज मेथड्स। मनी यानी, मनी का मतलब क्या हो गया, फंड्स, फंड्स टू ऑपरेट। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो इसको कह सकते हैं फंड्स टू ऑपरेट। मैन पावर, मैन पावर यानी पीपुल, पीपुल वो भी कौन से, जो आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं। मटेरियल, मटेरियल यानी रॉ मटेरियल बात कर लेते हैं। ठीक है। मशीनरी, मशीनरी के अंदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है। अब मेथड्स, इसको कह देते हैं दी प्रोसेस और वे ऑफ डूइंग, किसी भी काम करने के तरीके थे ना, स्मार्ट तरीका आपने यूज किया। ठीक है। अब देखिए मैं, यानी मनी क्या हो गया, आपके फंड्स यानी बजट कह लीजिए आप लोग दूसरी लैंग्वेज में। अच्छा, मैन पावर क्या हो गया, मैन पावर यानी वर्कर्स आपके। मटेरियल क्या हो गया, मटेरियल में जो भी चीजें आप लगा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी इनपुट्स जितने भी लगा रहे हैं वो सब आपके क्या हो जाएंगे, मटेरियल। अब आपकी बात करते हैं मशीनरी। मशीनरी जैसे अगर रेस्टोरेंट का ही मैं एग्जांपल लूँ, रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या मशीनरी चाहिए, आप समझ सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर ओवन चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, फ्रिज वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए, तो वो क्या हो गया, मशीनरी हो गई। अब मेथड्स क्या हो गया, मेथड्स यानी द प्रोसेस और वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। आप थिंग्स कह लीजिए या डूइंग वर्क कह लीजिए, जो चाहे वो कह लीजिए, एक ही बात है, डूइंग वर्क। अब फिर से रेस्टोरेंट का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेथड्स यानी क्या हो गया, रेसिपीज, रेसिपीज जिससे आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकें, बेटर बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है। यूनिवर्सल प्रोसेस यानी सभी जगह पे एक जैसा होता है, अगर अप्लाई होगा, क्योंकि ये साइंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैनेजमेंट साइंस की तरह काम करता है। और मैनेजमेंट हैज़ टू बी पर्पसफुल, पर्पसफुल यानी एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल होना चाहिए जिसको अचीव करने के लिए आप काम कर रहे होते हैं। सोशल प्रोसेस कैसे है, क्योंकि पीपल वर्किंग टुगेदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ये सब चीज़ें आ गई आपकी। क्रिएटिविटी अभी हम लोगों ने आर्ट के अंदर डिस्कस किया बहुत डीप। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने आज कर लिया, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट चलता रहता है, चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया किया जा सकता है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी ऐसा नहीं है कि आप एक ही एरिया में काम कर रहे हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम करना पड़ेगा। ठीक है। इंटेंजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल हम सभी जानते हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है तो मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, फिर भी आपको लगता है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। टेंजिबल इंटेंजिबल बहुत ईजी चीज़ है, हम लोगों ने 4th 5th क्लास में पढ़ी होती है। टेंजिबल चीज़ें टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इंटेंजिबल चीज़ें जिनको छू नहीं सकते, यानी ये इसका क्या है, इसका सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, कि हम देख सकते हैं कि इसकी हमको आने वाले टाइम में रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, हमारा आइडिया या प्लानिंग जो हमने करी थी वो सही है या नहीं है। तो क्या होगा, इंटेंजिबल। बोथ साइंस एंड आर्ट अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं इसको डीपली, तो ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
वाई मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है? नीड ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग्स, इन पॉइंट्स के बेस में। पहली चीज, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी टू यूज रिसोर्सेज, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं टू यूज रिसोर्सेज वाइजली, समझदारी से, यानी रिसोर्सेज क्या करनी है आपको, समझदारी से यूज करनी है। इसी को तो कहा जाता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा हो। ये सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी डेवलप पीपल एंड स्किल्स। देखिए जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं लोग, मैन पावर, वो भी आपके रिसोर्सेज है, तो उनके लिए भी आपको करना है, क्या करना है, उनके स्किल्स को, उन पीपल का भी डेवलपमेंट करना है साथ ही साथ, जिससे क्या कर सके, वो अपने टास्क को अचीव कर सके इन एन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर। अगला होगा इनकॉर्पोरेट इनोवेशंस, यानी ब्रिंग न्यू आइडियाज इनटू वर्क, कह सकते हैं न्यू आइडियाज, ठीक है, यानी वेलकम करना चाहिए आपको आइडियाज को। अगर कोई एम्प्लॉय न्यू आइडियाज दे रहा है या किसी के पास अच्छी स्किल्स हैं, प्लानिंग अच्छी है उसकी, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट इनोवेशंस, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटीग्रेटिंग वेरीड इंटरेस्ट ग्रुप्स, इसको हम लोग कह सकते हैं बैलेंस डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, जैसे ओनर, वर्कर, कस्टमर, सभी के इंटरेस्ट का क्या रखना, ध्यान रखना। भाई ओनर का अपना इंटरेस्ट होगा, ओनर का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लोगों से ज़्यादा काम लेना। वर्कर्स का क्या होगा, वर्कर्स का होगा काम करना, और किसके लिए काम करते हैं वो, सैलरी के लिए, ठीक है, इंसेंटिव्स के लिए, मोटिवेशन के लिए। अच्छा, कस्टमर को क्या चाहिए, ईच एंड एवरी कस्टमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद देयर लिमिटेड इनकम, या हम कह सकते हैं कम से कम पैसा खर्च करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सेटिस्फेक्शन लेना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ईच एंड एवरी कस्टमर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी कस्टमर्स को भी ध्यान दें, तो इंटीग्रेटिंग वेरिड इंटरेस्ट ग्रुप। अगला आते हैं स्टेबिलिटी इन दी सोसाइटी, यानी मेंटेन स्टेबिलिटी इन दी सोसाइटी। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, ड्यूरिंग कोविड-19 अगर कंपनीज चेंज देयर प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स एंड स्टिल प्रोड्यूस गुड्स। कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ, कंपनीज ने फोकस किया अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने का, और क्या करने का, गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू बनाए रखने का, ठीक है। इसको कहते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब टाइम के साथ क्या हुआ चेंज। तो एक हम लोग टर्म यूज कर देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी आप टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, चेंज कर सकें, ठीक है, किसको, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या जरूरत थी मैनेजमेंट की, वाई इट इज डेवलप्ड। देखिए, ग्रोइंग कंपटीशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस गेव अ पुश टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। जैसे कि कंपटीशन बढ़ा और क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हो गया प्रोसेस, क्या, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में, तो फिर क्या हुआ, वहाँ से जन्म हुआ किसका, मैनेजमेंट का, इसके प्रिंसिपल्स का। जैसे मैं आपसे बात करूं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो पहले थी, अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है, तो उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि आप पिछले अगर ओल्ड टाइम में चले जाएं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, पिछड़ जाएगी, क्योंकि आज की डेट में इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी है कि अगर आप उसके साथ में नहीं चलेंगे तो क्या होगा, आप उस एरिया में क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एब्सोलेंसेंस, इसका क्या मतलब है, कई बार क्या होता है, बिजनेस के अंदर क्या चाहिए होता है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ बिग इन्वेस्टमेंट, और ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको जाना है, आपको बिजनेस क्या करना है, बड़ा करना है, साइज बड़ा करना है बिजनेस का, तो ये भी चीज़ आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट है
इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगला है फ्रीडम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, यानी जो हम बात कर रहे थे ग्लोबल मार्केट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर हो रही होगी, क्योंकि मैंने कोशिश किया थोड़ा सा और वॉइस को क्लियर सही करने का। चलिए, अगला क्या रीजन था? इंक्रीज इन दी साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया। हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे 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 कंपटीशन बढ़ा, अब कंपटीशन सिर्फ आप नहीं, कंपटीशन क्या हुआ, एम्प्लॉयज भी नए नए स्किल्स के आने लगे, नई नई चीज़ें आने लगी, तो स्पेशलाइजेशन वगैरह ये सब चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया था, टू असाइन द राइट जॉब टू द राइट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, प्रेशर ऑफ वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग इन ग्रुप्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। सोशली ओरिएंटेड बिजनेस कंट्रोल्ड बाय दी गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं वो हम पे क्या की जाती है, इम्पोज की जाती है। क्या की जाती हैं? इम्पोज। गवर्नमेंट वाली जो पॉलिसीज होती है वो क्या होती हैं? इम्पोज्ड। जैसे जीएसटी आया या और कोई भी अगर बजट वगैरह के अंदर चीज़ आती है तो वो क्या करी जाती है, वो हम पे इम्पोज करी जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इम्पोज हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो चॉइस, दे हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, ऑल दीज हैव डिमांडेड द इफिशिएंसी इन मैनेजमेंट प्रोसेस विच कैन नॉट कम बाई ट्रायल एंड error methods but by developing and applying sound management concepts and प्रिंसिपल्स। कैसे संभव थी? मैनेजमेंट के थ्रू ही संभव थी इन सब चीज़ों को मैनेज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि F.W. टेलर ने दी थी। एक है ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एक है वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। चलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? F.W. टेलर। F.W. टेलर। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फेडरिक विंस्लो टेलर, पूरा नाम था इनका फेडरिक विंस्लो टेलर। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वर डेवलप्ड बाय फेडरिक विंस्लो टेलर, एन अमेरिकन इंजीनियर, ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी द प्रिंसिपल laid the foundation of modern management practices and focuses on optimizing efficiency। देखिए जहां जहां मैं वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिमाइजिंग efficiency and productivity in the workplace। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं मेन आइडिया बात करूं तो मेन आइडिया क्या था इसके पीछे? वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। इनकी थ्योरी का जो मेन जो था, क्या करना है आपको? स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, यूजिंग साइंस टू फाइंड द बेस्ट वे। क्या करना है? साइंस को यूज करना है किसके लिए? बेस्ट वे की कैसे किया जाए काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं। पहला देखिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी यूज साइंस नॉट गैस वर्क, यानी डिसीजन एंड प्रोसेसेस within organization should be based on the scientific management and data analysis rather than intuition or tradition। यानी जो पहले से चला रहा है वो चीज़ फॉलो नहीं करनी है, आपको किस चीज़ से फॉलो करनी है? साइंटिफिक मेथड्स, जो इनकी थ्योरी कहती है साइंटिफिक मेथड्स आपको फॉलो करने, डेटा एनालिसिस, जिससे आपको रिजल्ट क्या मिले? एक्यूरेट मिले। ठीक है, अगला देखते हैं, हार्मनी इन वर्कर्स कोऑपरेशन। देयर शुड बी a close friendly cooperation between management and workers to ensure that the work is done in accordance with the principles of scientific management। एक वर्ड मैं आपको यूज करूंगा, एक लाइन सिर्फ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स यानी अगर आपसे बात करूं मिडिल लेवल या आपसे बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट,
तो उनके और वर्कर्स के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए, यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे. कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टू इंश्योर दैट द वर्क इज डन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. देखिए क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. डिवीजन ऑफ लेबर यानी डिवाइड वर्क बेस्ड ऑन दी स्किल्स. ठीक है, यानी वर्क शुड बी डिवाइडेड एंड एलोकेटेड टू द एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज. स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज इफिशियंसी एज वर्कर्स बिकम मोर proficient in specific tasks. For example, if a person is capable to perform the financial task, सॉरी मैं हिंदी यूज कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी बहुत सारे बच्चों को. देखिए, अगर एक पर्सन है जिसकी स्पेशलिटी क्या है, यानी उसका जो स्किल्स हैं, उसको नॉलेज किस चीज़ की है, फिनेंशियल टास्क को परफॉर्म करने की. अब अगर मैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल दूं, क्या वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. तो इसीलिए ये बनाया गया है इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी वर्क शुड बी डिवाइडेड एंड एलोकेटेड एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज. यानी जिसके जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज है, उनके बेसिस पर उनको वर्क को क्या करना, एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में वर्क को. आगे देखिए, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी साइंटिफिक हायरिंग एंड ट्रेनिंग. अब देखिए, मैनेजर्स शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट, ट्रेन, डेवलप ईच वर्कर्स रादर देन अलाउइंग देम चूज देयर टास्क एंड ट्रेन देमसेल्व्स. यानी लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना है कि आप अपने आप को ट्रेन करिए और आप टास्क अपना चूज करिए जो भी आप करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी कि वर्कर्स जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाए. यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जैसे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, अगर हम लोग पढ़ेंगे आगे तो देखिए, यानी वर्कर्स को काम कैसे देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, जो हमने इस पॉइंट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है, यानी साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी साइंटिफिक हायरिंग एंड ट्रेनिंग, देयर इज अ प्रोसेस. ठीक है, आगे देखिए, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी इसका मतलब क्या होगा, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग. मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड कोलैबोरेट closely to ensure that the scientifically developed methods are being followed and to achieve the best results. देखिए क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज, देखिएगा पॉलिसीज. अब पॉलिसीज क्या होती हैं, जनरल गाइडलाइंस कह लीजिए आप, जो ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, जो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय फॉलो, जो फॉलो करेगा, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड फॉलो. तो वो सभी पे एप्लीकेबल होंगी. ऐसा नहीं कि कोई मिडिल लेवल में है तो उस पर एप्लीकेबल ना हो, या कोई आपके रिलेशन में उस पर एप्लीकेबल ना हो. नहीं, इसमें क्या करना है, जो भी मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं या जो भी आप पॉलिसीज बनाई हैं वो पूरे में क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगी, सभी जगह पे, सभी पे अप्लाई होंगी. तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, इफेक्टिव बन सकती है. देखिए अगले देखते हैं, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों में क्या करना, काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना. देयर शुड बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. मैनेजर्स टेक ऑन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइल वर्कर्स एग्जीक्यूट द वर्क फॉलोइंग द प्लान्ड मेथड्स. देखिए अगर मैं बात करूं पॉलिसीज की, एक जनरल एग्जांपल लेता हूं. पॉलिसीज कौन बनाता है, पॉलिसीज बनाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अप्रूव कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और फॉलो कौन करता है, फॉलो कराने की जिम्मेदारी किस पे होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम पूरा चलता है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जो भी फॉलो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है. यानी मैनेजर्स का क्या होता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग काम होता है, और वर्कर्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उस वर्क को अकॉर्डिंग टू देयर प्लानिंग एंड मेथड जो डिसाइड किए गए. ठीक, आगे बढ़ते हैं. साइंटिफिकली डिजाइंड वर्क मेथड, यानी डिजाइन बेस्ट वर्क मेथड्स, यानी मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द मोस्ट efficient methods for performing each task. This involves detailed analysis, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिटरमाइन द बेस्ट टेक्निक. यानी आपको बेस्ट वे ढूंढना है किसी टास्क को क्या करने का, अचीव करने का. चाहे उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत है तो आप वो अरेंज करेंगे. ठीक है, बेस्ट पॉसिबल वे. ठीक,
टाइम एंड मोशन स्टडीज. अच्छा, scientifically study and analyze each part of the task to determine the most efficient way to perform it. This often involves breaking down tasks into smaller, more manageable components and finding way to optimize each part. यानी क्या करना, किसी भी टास्क को ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना. क्रिटिकल बनाएंगे या कोई टास्क अगर क्रिटिकल है उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो भी क्या होगा, आपका वर्क अच्छे से अचीव नहीं होगा. तो देखिए, इफिशिएंट वे टू परफॉर्म, ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ मैं आपको मार्क कर रहा हूँ. फाइंडिंग वे टू ऑप्टिमाइज ईच पार्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. फेयर, इसको हम लोग वर्कर शुड बी पेड फेयरली बेस्ड ऑन दी अमाउंट ऑफ वर्क दे डू. यानी जो भी वर्क वो कर रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए, रिम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़े, इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, और क्या हो, मोटिवेट हो. ठीक है, दिस प्रिंसिपल एम्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, एम्प्लॉयज अगर सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेंगे, अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, बेस्ट पॉसिबल वे से करने की कोशिश करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा. तो क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, फेयर रिम्यूनरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज का. अगला एक होगा सेंट्रलाइज कंट्रोल, एक जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी. अच्छा, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग विद क्लियर चेन ऑफ कमांड. यानी ईच एंड एवरी एम्प्लॉय नो कि उसको किसको रिपोर्ट करना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार बार आप अलग अलग लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसेस. जैसे मैंने बात करी टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कौन रिपोर्ट करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग विद अ क्लियर चेन ऑफ कमांड. यानी हायरार्की, हायरार्की यानी चेन ऑफ कमांड, यानी चेन ऑफ अथॉरिटी, कौन किसको कमांड करेगा. ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे हैंडी फ्यूल्स के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे, तो उससे आपको और क्लियर होगा. मैनेजर्स गैदर एंड एनालाइज द डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड देन कम्युनिकेट दो डिसीजन टू वर्कर्स. मैनेजर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैनेजर गैदर एंड एनालाइज द डेटा यानी इंफॉर्मेशन, डिसीजन, देन कम्युनिकेट. कम्युनिकेट यानी एम्प्लॉयज को बताएंगे कि क्या डिसाइड हुआ है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब एम्प्लॉयज को बताएंगे. यानी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ भी चेंज होता है पॉलिसी वगैरह, तो उनको कम्युनिकेट किसको, मैनेजर्स किसको करेंगे, वर्कर्स को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें बहुत इजी है, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग. ठीक है, अगला देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें वहीं से क्लियर हो गई हैं. आगे देखिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, जैसे हम लोग कहते हैं फोरमैनशिप या स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, यानी ईच एंड एवरी पर्सन नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर पोजीशंस एंड देयर रिपोर्टिंग सिस्टम एज वेल. ठीक है, जॉब एनालिसिस यानी फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स थ्रू टाइम एंड मोशन एंड ठीक स्टडीज. आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइजेशन. आगे देखिए, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके. फिनेंशियल इंसेंटिव्स, ये किस लिए, टू मोटिवेट, किसके लिए, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना. ठीक है, अब अगर एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वर्क के एवर्स में, यानी इंसेंटिव्स वगैरह, तो ये इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और वो काम को क्या करते हैं, और अच्छे से करते हैं. नेक्स्ट देखिएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे इकोनॉमी नहीं आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा इफिशियंसी. इफिशियंसी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ तो इसको ठीक कर लीजिएगा, ये इफिशियंसी है. अगला आते हैं मेंटल रेवोल्यूशन यानी चेंज ऑफ माइंडसेट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. हेनरी फ्यूल्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर, हेनरी फ्यूल्स लुक्ड एट द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. इन्होंने क्या किया,
हेनरी फ्योल्स ने टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे रिलेटेड इन्होंने क्या दिए, 14 प्रिंसिपल दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज दी वर्क एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन मैनेजमेंट। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यूज किया, किसके लिए, मैनेजमेंट की जगह पे क्या यूज किया, मैनेजमेंट। तो हम सीधा सीधा इसके पॉइंट्स पे आते हैं। 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। पहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब स्पेशलाइजेशन। ठीक है, टू डिवाइड द वर्क अमंग द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। आगे देखिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ईच एंड एवरी पर्सन नोज देयर पोजिशन। ठीक है, देयर रिपोर्टिंग सिस्टम, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, what kind of task, ठीक है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म, इस तरह से बोल सकते हैं। डिसिप्लिन यानी सेल्फ इम्पोज्ड एंड कमांड डिसिप्लिन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो फॉलो करने हैं, सेल्फ इम्पोज्ड हो चाहे कमांड दी जा रही हो आपको, वो सब चीजें। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड यानी कमांड क्या होगी, सिर्फ आपको एक ही आदमी से मिलेगी। ईच एंड एवरी पर्सन नोज, जो मैंने अभी आपको बताई थी, सबका कमांड पता होगी कि मुझे कौन कमांड कर रहा है। अगर 4-5 लोग कमांड करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी प्रोसेस। आगे देखिएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर यूनिटी ऑफ कमांड में आपको कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। यूनिटी ऑफ कमांड को कह सकते हैं आप लोग वन बॉस। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान फॉर ग्रुप, इसको आप कह सकते हैं वन प्लान फॉर ग्रुप। ठीक है, इंडिविजुअल टू जनरेट इंटरेस्ट, यानी इंडिविजुअल टू जनरेट इंटरेस्ट, सबके पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और पर्सनल इंटरेस्ट एम्प्लॉयज के क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयज का पर्सनल इंटरेस्ट यानी फिनेंशियल बेनिफिट वगैरह, या जैसे अभी आप पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा हाइजेनबर्ग्स थ्योरी, सेल्फ स्टीम, ठीक है, पर्सनल नीड्स, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिम्यूनरेशन यानी फेयर पे, फेयर पे। ठीक है, आगे देखिएगा, सेंट्रलाइजेशन, जिसको कहते हैं सेंट्रल अथॉरिटी, जो मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी यानी जिसको, जो सभी से रिपोर्टिंग ले सकता है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस सेंट्रल अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। स्केलर चेन यानी, स्केलर चेन आपका हो गया चेन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, आगे देखिएगा 10th नंबर, ऑर्डर यानी अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपुल, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, ऐसे कह सकते हैं। इक्वलिटी यानी जस्टिस एंड काइंडनेस टू ऑल, या हम दूसरे वर्ड्स में अगर कहना चाहें फेयर ट्रीटमेंट, यानी ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज इक्वल। ठीक है, अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इसको हम लोग कहना चाहें तो जॉब सिक्योरिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, इनिशिएटिव इनकरेज्ड, इनिशिएटिव इनकरेज्ड, हम इसमें क्या, इनिशिएटिव में कैसे, इनिशिएटिव इनकरेज्ड यानी थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, लोगों की भी राय सुनना हो, एम्प्लॉयज के साथ में डिस्कस करना। ठीक है, अच्छा, लास्ट आता है एस्पिरिट दे क्रॉप, यानी यूनिटी, यूनिटी यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, या इसको कह सकते हैं टीम स्पिरिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबर्स थ्योरी,
Weber's theory. Max Weber theory of management is primarily associated with the concept of bureaucratic management. Weber was the German sociologist who developed this theory in the early 20th century. His theory of management is characterized by the following key principles. देखिएगा, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, यानी जिसको कहते हैं हायरार्की. एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, आप इसको हायरार्की से रिलेट कर सकते हैं, दोनों ही चीजें, यानी हायर लेवल मैनेजमेंट आपका हायरार्की, चेन ऑफ अथॉरिटी. फिर क्या आ जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑफिशियल रूल्स. अब देखिए सब चीजें आपकी सुनी हुई आ रही हैं. इंटरपर्सनल रिलेशंस यानी कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज. फिर आते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड यानी रिटेन, WRITTEN, रिटेन रिकॉर्ड्स. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं फॉर एग्जांपल, स्ट्रिक्ट रूल्स, डिफाइंड रोल्स, ऑफिशियल फाइल्स, ये सब चीजें होती हैं उसमें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. Hawthorne experiment. The Hawthorne experiment were the series of studies conducted by the Western Electric Hawthorne Works in the Chicago during the 1920s and 1930s. These experiments are often associated with the beginning of human relation movement in management theory. The key Hawthorne experiment include, सीधे मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ. पहली चीज पे जाएगा इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो 1924 से 1927 तक चला था इनका ये वाला. मेन फाइंडिंग्स क्या थी, पीपल वर्क बेटर व्हेन दे फील वैल्यूड एंड पार्ट ऑफ ग्रुप्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, उन्होंने क्या किया, एक जगह पे 2 रूम लिए. एक रूम के अंदर क्या किया कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग इफेक्ट वगैरह बहुत अच्छा था, और एक जगह पे लाइट वगैरह क्या थी, कम थी. उतने ही एम्प्लॉयज़ उधर बिठा ले, सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए उतने ही एम्प्लॉयज़ दूसरे रूम में बिठा ले. तो लास्ट में क्या पाएगा, जिस रूम में लाइटिंग और वर्किंग कंडीशन ज़्यादा बेटर थी, वहाँ से आउटपुट कैसा मिला, अच्छा मिला. ठीक है, वहाँ से आउटपुट कैसा मिला उनको, अच्छा मिला. देखिए, द इनिशियल फेज ऑफ हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स फोकस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी. रिसर्चर इंक्रीज द लाइटनिंग लेवल ऑफ वर्क प्लेस. देखिए वही सारी चीज़ें जो मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज बता चुका हूँ. ठीक है, इसको क्या कहा गया, हॉथरॉन इफेक्ट highlighted the idea of workers awareness of being studied can influence their behavior. ठीक है, जहाँ अच्छी वर्किंग कंडीशन थी, एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड थे, और उन्होंने काम क्या किया, और बेटर और बेटरली इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर से क्या किया, अचीव किया. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे देखिएगा, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या किया, चेंजिंग ब्रेक आवर्स, लोगों को लंच वगैरह का टाइम दिया, किसको, एम्प्लॉयज को ब्रेक का टाइम दिया. इस तरह से उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या पाया कि इससे एम्प्लॉयज का क्या हुआ, वर्किंग और बेटर हुई. दिस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एम्ड ऑफ स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ वेरियस चेंजेस वर्किंग कंडीशन, जो मैं आपको भी बता रहा था, सच एज रेस्ट पीरियड, आवर्स वर्क, इंसेंटिव, पे ऑन प्रोडक्टिविटी एंड मॉरल ऑफ फीमेल वर्कर्स इन दी असेंबली रूम. ठीक है, इसको क्या कहा गया, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट 1927 टू 1932. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जर्विंग ग्रुप बिहेवियर, यानी इसको बैंक राइटिंग ऑब्जर्वेशन रूम 1931 टू 1932. इसमें बेसिकली जो पाया था, ध्यान से सुनिएगा, सोशल फैक्टर्स मैटर. इन दिस एक्सपेरिमेंट रिसर्चर ऑब्जर्व्ड अ ग्रुप ऑफ मैन हु वर्क राइटिंग बैंक्स ऑफ टेलीफोन इक्विपमेंट. The study focused on the social dynamics within the group such as the effects of peer pressure, यानी कि किसी के प्रेशर में काम करता है आदमी, यानी हमारा बिहेवियर कैसा होता है, इन्फ्लुएंस होता है लोगों से. ठीक है, इनफॉर्मल लीडरशिप. द रिसर्चर फाउंड दैट द ग्रुप नॉर्म्स एंड सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रोडक्टिविटी एंड बिहेवियर. यानी ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, किसी के बिहेवियर वगैरह को, एम्प्लॉयज या वर्कर्स के बिहेवियर को या उनकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट किया इन्होंने. जैसे इफ अ मैनेजर टॉक्स टू एम्प्लॉय डेली बात करता है कोई मैनेजर एम्प्लॉयज से, दे फील नोटिस्ड, एम्प्लॉयज को लगता है कि हमको नोटिस किया जा रहा है, हम भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का. एंड अगर इस तरह से देखते हैं और उनकी वर्किंग कंडीशंस बेटर बनाई जाती हैं, तो उनको वो क्या लगता है, उनको भी लगता है कि वी आर ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और क्या करते हैं वो, वर्क क्या करते हैं, और ज़्यादा हार्ड करते हैं, अच्छे से करते हैं, और
किसी भी टास्क को अचीव बहुत कम टाइम में और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, की फाइंडिंग्स आप चाहे देखना चाहें, की फाइंडिंग्स वही चीजें आएंगी आपको निकल के। द हॉथरॉन इफेक्ट, one the most significant finding of the experiment was Hawthorne effect itself. Observe the regardless of the changes made in lightning condition, rest period, ठीक है, other variables, workers productivity consistently increased. Social factor, the Hawthorne experiment emphasized in the working of the social factor workplace, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। ग्रुप डायनामिक्स, द स्टडी ऑल्सो हाईलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स ऑन प्रोडक्टिविटी। लास्ट देखिएगा एम्प्लॉय एटीट्यूड, द हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट शोज द एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड फीलिंग्स अबाउट देयर वर्क एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक जो एनईपी के अंदर जो जोड़ा गया, एक और देख लीजिए इसमें, कम्युनिकेशन, जो मैंने अभी आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज बता दिया कि मैनेजर टॉक्स टू एम्प्लॉयज डेली, यानी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसके लिए? वर्कर्स को ये फील कराने के लिए कि दे आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट। लीडरशिप स्टाइल, द रोल ऑफ सुपरवाइजर एंड लीडरशिप इन द वर्क प्लेस वॉज एम्फेसाइज्ड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस करेंगे, रोल प्ले एंड देयर परफॉर्मेंस, फैक्टर्स सच एज स्किल, एबिलिटीज, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉयज चेंजेस देयर वर्क एनवायरमेंट। ये भी समझ गए होंगे आप। आगे आते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो रिवील्ड द चेंजेस मेड इन द वर्क इक्विपमेंट कुड हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज लाइटिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया, लेवल इनिशियली इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी बट देन द प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन व्हेन द लाइटिंग लेवल लोअर्ड अगेन। यानी लाइट जब दोबारा कम कर देगी तो क्या हुआ, यानी वर्किंग कंडीशन भी बेकार कर दी गई तो क्या हुआ, वर्क क्या हो गया, फिर से बेकार हो गया और आपको अच्छे रिजल्ट मिलना बंद हो गए, अच्छे रिजल्ट नहीं मिले आपको। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक एक अलग से जोड़ा गया था एनईपी के अंदर हमारे, चैलेंजेस टू मैनेजर्स इन 21st सेंचुरी। देखिए 21st सेंचुरी में मैनेजर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पहली चीज, आज की डेट में टेक्नोलॉजी क्या है, इंप्रूव होती जा रही है, तो उनको क्या करना है, उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड रखना है। तो पहला चैलेंज तो ये हो गया। दूसरा देखिएगा, ग्लोबलाइजेशन, यानी एक्सपेंडिंग इनटू ग्लोबल मार्केट्स प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। भाई अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिल रही है बट चैलेंजेस भी हैं साथ ही साथ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप जा रहे हैं, वहाँ पर क्या मिलेगा, कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स होंगे, गवर्नमेंट नॉर्म्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये प्रॉब्लम हो गई। तीसरी देखिए, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, यानी मैनेजिंग diverse team with employees from different backgrounds, different cultures and generations require strong interpersonal skills। ध्यान दीजिएगा, strong interpersonal skills किसके लिए, different cultures के लोगों को, generations को क्या करना, मैनेज करना। foster a harmonious work environment, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट जिसमें सब मिलके काम कर रहे हो, तो ये बनाना भी एक मैनेजर्स के लिए एक चैलेंज बन जाता है। अगला देखिएगा, रिमोट एंड वर्चुअल टीम्स, द राइज ऑफ रिमोट वर्क, वर्चुअल टीम्स poses challenges in terms of communication, collaboration, team cohesion. Managers must adapt to leading teams across geographical boundaries। देखिए कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। अब उनको मैनेज कैसे करना है, एम्प्लॉयज़ के साथ में कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, तो क्या क्या एक मैनेजर्स के लिए ये भी एक प्रॉब्लम बन गई। मस्ट अडॉप्ट द लीडिंग टीम्स अक्रॉस टू द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। जब एक बड़ी टीम है तो उसको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, आपको लोग चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैलेंट मैनेजमेंट, यानी अट्रैक्टिंग, मैंने जैसे बताया टेक्नोलॉजिकल एडवांस, उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना। अब वो अट्रैक्ट कैसे होंगे एम्प्लॉयज, जब फेयर वेजेस होंगे, वर्किंग एनवायरनमेंट आपका अच्छा होगा, ये सब चीज़ें सुन के एम्प्लॉयज क्या होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वर्क करने के लिए, यानी क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। अगला आएगा चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडॉप्ट टू चेंज क्विकली, यानी जो मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज इनिशिएटिव्स, इफेक्टिवली कम्युनिकेट द रीजंस बिहाइंड द चेंजेस, ये सब चीज़ें आपकी होंगी। आगे देखते हैं, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजर्स आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू एड्रेस एथिकल इश्यूज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बिजनेस ऑपरेशंस, बैलेंसिंग। देखिए प्रॉफिट तो कमाना है, साथ के साथ आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए क्या किया आपने, तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज की डेट में।
Data and information overload. Managers have access to vast amounts of data. Effectively managing the analyzing the data to make informed decisions it is a challenge in protecting these sensitive information. देखिए वेरियस सॉफ्टवेयर्स, वेरियस ऑनलाइन टूल्स आर अवेलेबल जो क्या करते हैं आपका, कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपका डेटा क्या होता है. डेटा कहते हैं डेटा हमारा चोरी हो गया, तो डेटा कैसे होता है उस, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या है, डेटा बहुत ज़्यादा है. अब उस डेटा को कैसे माना जाएगा. पुराना वाला सिस्टम चलता नहीं है कि आपने फाइलें बना के रख ली, फाइल में कर लिया, क्योंकि पेपर वर्क वगैरह नहीं. तो आपको क्या करना है, आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्प्रूव करना है अपने आप को, और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या होना है, अपडेट भी रहना है. यानी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत इन्फॉर्मेशन है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप. यानी आप ये भी कह सकते हैं प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीचेस. आगे बढ़ते हैं. Agility and innovation. The business landscape evolves the rapidly. Managers must foster a culture of innovation. ठीक है. Encourage creative problems solving. ठीक है. This is an also important part. वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस क्या मतलब, एम्प्लॉयज़ की वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम बात करें, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. एम्प्लॉयज़ वाइल मेंटेनिंग दी प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इज कंटिन्यूस चैलेंज. ठीक है, स्पेशली इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड. देखिए एम्प्लॉयज़ के साथ में बहुत, हमको एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा प्रेशर ना हो. ये सब चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इंक्लूड कर लें तो क्या होगा, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में हमें बहुत ईजी रहेगा. ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीप और मैंने टेक्निकल टर्म नहीं यूज़ की, मैंने आपको बहुत ईजी टर्म्स में एक्सप्लेन किया है. आगे बढ़ते हैं. साइबर सिक्योरिटीज़. ठीक है, विद द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज मैनेजर्स नीड टू विजिलेंट in protecting their organizations from cyber security threats and ensuring the data privacy. आज की डेट में बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा आपका चोरी करते हैं, तो मैनेजर्स के लिए ये भी एक चैलेंज बन जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. अ कंपनी मस्ट अडॉप्ट AI टूल्स. AI टूल्स यानी जब आज की डेट में अवेलेबल है, कहते हैं AI टूल्स से क्या क्या ले रहे हैं. AI टूल्स जब हमको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, 10 ह्यूमन बींग्स की जो कैपेबिलिटी उसमें अकेला काम कर रहा है, तो आप अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे आज की डेट में. ठीक है. हायर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डाइवर्सिटी, जिसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को लेना, आपको कुछ नए आइडियाज मिलेंगे. एंड स्टिल केयर ऑफ वर्कर्स मेंटल हेल्थ, यानी वही वर्क लाइफ बैलेंस. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में आपको कुछ अच्छी चीज़. देखिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना. रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यानी कीपिंग अप द इवॉल्विंग रेगुलेशन एंड इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइज विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस. ठीक है, सच एज नेचुरल डिजास्टर्स. एक तो हमने अभी भी फेस किया है कोविड-19, उसके हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ा ना अपने अंदर. तो उसको हम लोग तभी तो बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. मैनेजमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. मैनेजर्स नीड टू एड्रेस द एम्प्लॉयज हेल्थ एंड वेलबींग. ये हम लोगों ने उसी पॉइंट में डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर से मैंने लक्ष्य दे दिया आपको. ठीक है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मैनेजर्स इन 21st century. If you have any kind of doubt, any kind of problem and any doubt, then you can comment. I will try to solve your queries. Thank you so much. मिलते हैं अगली क्लास में. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रा.